Broad micro theme? From the first molecule to modern synthesis. Imagine this. Almost 4 billion years ago, हमारी अर्थ आग का एक गोला थी. No life, मतलब कुछ भी नहीं. तो फिर हम और तुम यहाँ कैसे आए? Right. एक सिंगल सेल से लेकर डायनासोर्स और इंसानों तक का ये सफर, ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? Was it all just, a big cosmic accident? Basically दोस्त, this is the grand detective story of life itself. और आज हम इसके सुलझने वाले हैं. So, इस माइंड ब्लोइंग जर्नी पर निकलने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल और हाँ, लाइक करना मत भूलना. Let's create the best learning community ever. बिल्कुल. आज की हमारी इन्वेस्टिगेशन में we are going to decode the blueprint of life. सबसे पहले we'll see कि origin of life कैसे हुआ, the theory of biopieces. Okay. Then we look at the evidences of evolution, यानी वो सारे प्रूफ जो बताते हैं कि evolution is a fact, not just a guess. उसके बाद हम एवोल्यूशन की दो सबसे बड़ी थ्योरीज को समझेंगे. एक है लमार्किज्म और दूसरी जो सब जानते हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. और फाइनली हम इन सब को मिलाकर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग यानी नियो डार्विनिज्म को एक्सप्लोर करेंगे. सो गेट रेडी दोस्त, अ लॉट टू अनपैक. चैप्टर 1, द वेरी बिगिनिंग, ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओके, चलो लेट्स अनपैक दिस. बायोपोएसिस थोड़ा फैंसी वर्ड है ना? हाँ, लगता है. इसका सिंपल मतलब क्या है? सिंपल मतलब है लाइफ फॉर्मिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. बेसिकली वो प्रोसेस जहां केमिस्ट्री बायोलॉजी बन जाती है. कूल ना? आई लव दैट. केमिस्ट्री बिकमिंग बायोलॉजी. एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइए, थोड़ा आसान हो जाएगा. बिल्कुल. इमेजिन योर बिल्डिंग विद लेगो ब्रिक्स. पहले तुम्हारे पास सिर्फ लूज ब्रिक्स है, ये हो गए एटम्स. ओके, एटम्स. फिर तुम उन्हें जोड़कर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हो, दीज आर मॉलिक्यूल्स. और फिर तुम उन स्ट्रक्चर्स को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स कार या स्पेसशिप बना लेते हो, एंड दैट्स योर लिविंग सेल. लूज ब्रिक्स से एक फंक्शनिंग स्पेसशिप तक का सफर. गॉट इट? यही है बायोपोइसिस इन अ नटशेल. एग्जैक्टली. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. इंट्रोडक्शन. द प्राइमेवल अर्थ कैसी थी, मतलब सीन क्या था तब? सो सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि आज की डेट में ओरिजिन ऑफ लाइफ को स्टडी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. कंडीशंस पूरी तरह बदल चुकी हैं. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आज अगर कोई नया ऑर्गेनिक एग्रीगेट यानी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा भी तो कोई ना कोई एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे तुरंत खा जाएगा. द वर्ल्ड इजंट स्टेराइल एनीमोर. हाँ, समझ गया. मतलब ये एक वन टाइम इवेंट था अंडर वेरी वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस. सो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑन दिस? अर्थ और उसका एटमॉस्फेयर बना कैसे? गुड क्वेश्चन. तो देखो, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब साइंटिफिक कंजेक्चर पर बेस्ड है, नॉट जस्ट रैंडम गेस वर्क. इट्स बैक्ड बाय द वर्क ऑफ थिंकर्स लाइक हैल्डेन, ओपेरिन एंड मिलर-यूरे. राइट. अब आते हैं अर्थ्स ओरिजिन पे. दो मेन थ्योरीज हैं. एक पुरानी है प्लैनेटिसिमल थ्योरी जो कहती थी कि अर्थ सन का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है, बट द मोर एक्सेप्टेड वन इज द नेबुला थ्योरी. नेबुला थ्योरी, वो कॉस्मिक डस्ट क्लाउड वाली. एग्जैक्टली, कि प्लैनेट्स एक बहुत बड़े घूमते हुए कॉस्मिक डस्ट और गैस के क्लाउड से बने हैं. ओके, तो उस डस्ट क्लाउड से अर्थ बनी, फिर क्या हुआ? दो बहुत जरूरी प्रोसेसेस हुए. पहला, सॉर्टिंग ऑफ एटम्स. जब अर्थ एक गर्म आग का गोला थी तो भारी एलिमेंट्स जैसे आयरन, निकल, सिलिकॉन वो सब सेंटर की तरफ डूब गए कोर बनाते हुए. अच्छा. और हल्के एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन वो सरफेस पे तैरते रहे. सेकंड प्रोसेस था कूलिंग ऑफ अर्थ. सरफेस टेम्परेचर शुरू में, यू वॉन्ट बिलीव इट, 5000-6000 डिग्री सेल्सियस था. वाओ. जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर कंडेंस हुआ और लाखों साल तक बारिश होती रही. इससे बने पहले समुंदर, जिसे साइंटिस्ट हॉट डाइल्यूट सूप कहते हैं. द हॉट डाइल्यूट सूप, ये टर्म मैंने सुना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एटमॉस्फेयर था, राइट? वो बिल्कुल अलग था. बिल्कुल. एंड दिस इज द कोर लॉजिक. इसे ध्यान से समझना. द प्राइमेवल एटमॉस्फेयर वाज अ रिड्यूसिंग वन. रिड्यूसिंग वन, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब है कि देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन. ऑक्सीजन या तो पानी में H2O ट्रैप था या जमीन पर मेटेलिक ऑक्साइड्स में. हवा में थी गैसेस जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर. आज का जो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है ना, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो बहुत बहुत बाद में आया थैंक्स टू फोटोसिंथेसिस. ओके, तो यहाँ से असली केमिकल ड्रामा शुरू होता है. इस ऑक्सीजन फ्री हाई एनर्जी दुनिया में चीजें बनी कैसे? मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है, द प्रॉब्लम ऑफ बायोकैटलिस्ट्स एंड एनर्जी. हाँ, बताओ. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, बट एंजाइम्स तो खुद प्रोटीन्स हैं जो लाइफ के बाद बने. ये तो चिकन और एग प्रॉब्लम हो गई. दैट्स अ क्लासिक क्वेश्चन. और इसका सोल्यूशन ये है कि रिएक्शंस एंजाइम्स के बिना भी हो सकती थी, बस बहुत बहुत स्लोली. एंजाइम्स तो बस कैटलिस्ट्स हैं, वो चीजों को स्पीड अप करते हैं. ओके, मेक सेंस. और एनर्जी, इतनी एनर्जी कहाँ से आई? 3 जबरदस्त सोर्सेस थे. एक, उस वक्त ओजोन लेयर नहीं थी तो सन से पावरफुल यूवी लाइट सीधे सरफेस को बेक करती थी. राइट. 2, हर वक्त वायलेंट लाइटनिंग होती रहती थी. और 3, हजारों एक्टिव वोल्केनो से बेइंतहा गर्मी निकलती थी. दिस वाज द पावर हाउस फॉर क्रिएटिंग लाइफ. और साइंटिस्ट ने ये प्रूफ भी कर दिया लैब्स में. उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताइए, द प्रूफ. यस, सबसे फेमस है मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट 1953 का. स्टैनली मिलर ने एक क्लोज्ड सिस्टम बनाया बिल्कुल अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसा. वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन. और उसमें उन्होंने लाइटनिंग क्रिएट की. हाँ, इलेक्ट्रिक स्पार्क से, जस्ट लाइक लाइटनिंग. एंड बिलीव इट और नॉट, एक हफ्ते के बाद उन्हें उस पानी में अमीनो एसिड्स मिले, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. नो वे. मतलब लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स एक बॉटल में बन गए. बिल्कुल. और भी आगे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए. केल्विन ने 1954 में इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज करके एडेनिन बनाया जो डीएनए का एक बेस है. एसडब्ल्यू फॉक्स ने हाई हीट से अमीनो एसिड्स बनाए.
एक इंडियन साइंटिस्ट का भी नाम था आई थिंक। हाँ, एमबी बहादुर। उन्होंने सिर्फ सनलाइट यूज की और ऑलमोस्ट सारे अमीनो एसिड्स बना दिए। यहाँ तक कि एटीपी, हमारे सेल्स की एनर्जी करेंसी, वो भी लैब्स में यूवी रेडिएशन से बनाई गई। इन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव कर दिया कि लाइफ के रॉ मटेरियल्स नेचुरली बन सकते थे। ओके, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स तो आ गए, लेकिन फिर भी एक डिबेट है, पहले क्या आया, घर, सेल या ब्लूप्रिंट, जीन्स? करेक्ट, दिस इज द डिबेट अबाउट मॉडर्न थ्योरीज। ओपारेंस व्यू था सेल्स फर्स्ट। उन्होंने प्रपोज किया कि कोवेसोवेट्स नाम के फैट ड्रॉपलेट्स पहले बने। ये समुद्र से केमिकल्स अब्सॉर्ब कर सकते थे। इनके अंदर फिर एंजाइम्स और जीन्स डेवलप हुए। सेल्स फर्स्ट, और दूसरी साइड? द मोर पॉपुलर व्यू इज आइगन्स व्यू, जो कहता है जीन्स फर्स्ट। उनका आर्ग्यूमेंट था कि आरएनए पहले आया, क्योंकि आरएनए प्रोटीन से सिंपलर मॉलिक्यूल है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स खुद एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। तो आरएनए इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता था और रिएक्शंस को कैटलाइज भी। इसलिए आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस आज फ्रंट रनर है। बाकी थ्योरीज भी हैं, जैसे केन स्मिथ्स थ्योरी, क्ले फर्स्ट, या डाइसन्स थ्योरी ऑफ डबल ओरिजिन, बट आरएनए वर्ल्ड को सबसे ज्यादा सपोर्ट है। तो इन सबको मिलाकर एक इंटीग्रेटेड थ्योरी क्या बनती है? हम इस पूरे बायोकेमिकल ओरिजिन को समराइज कैसे कर सकते हैं? हम इसे 3 बड़े स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। ओके। स्टेप 1, द प्रीबायोटिक स्टेज। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर उनसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स और आरएनए सूप में बने। स्टेप 1 डन। स्टेप 2, द प्री सेल्यूलर स्टेज। सेल्फ डुप्लीकेटिंग सिस्टम्स इमर्ज हुए, आरएनए ने अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर दिया। राइट। स्टेप 3, द सेल्यूलर स्टेज। इन सिस्टम्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन गई और पहले ट्रू सेल्स ऑर्गेनल्स के साथ डेवलप हुए। चलो, स्टेप 1 को एक कहानी की तरह सुनते हैं, द रेसिपी ऑफ लाइफ। एक बोरिंग लिस्ट की जगह इसका फ्लो देखते हैं। ग्रेट आइडिया। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में सिंपल एटम्स थे। लाइटनिंग और यूवी रेज की एनर्जी से उनसे बहुत बेसिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। द वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स? हाँ, फिर इन सब ने रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन्स बनाए, जैसे मीथेन। ये बेसिक कार्बन स्केलेटन्स थे। फिर इन पर ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स जुड़े, एल्डिहाइड्स बने। वहां से ये मॉलिक्यूल्स जुड़ने लगे और शुगर्स बनी, जैसे ग्लूकोज, द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। और प्रोटीन्स और फैट्स? बिल्कुल, इन्हीं पैरेलल रिएक्शंस में अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स भी बन रहे थे। इवेंचुअली ये इंडिविजुअल यूनिट्स पॉलीमराइज होने लगे। अमाइनो एसिड्स जुड़कर पहले प्रोटीन्स बने और न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर पहले आरएनए। और मैजिक मोमेंट कब आया? द मैजिक मोमेंट वाज जब एक ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल बना जो अपनी कॉपी बना सकता था। दैट वाज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, लाइफ की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी। वाओ, रेप्लिकेशन वाज द की। अब इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? हम इस प्री सेल से एक ट्रू सेल तक कैसे पहुंचे? ये है स्टेप 2 और 3। प्री सेल्यूलर स्टेज में 2 बड़ी चीजें हुई। पहला, ओरिजिन ऑफ डीएनए। डीएनए आरएनए से इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो माना जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एक एंजाइम ने आरएनए कोड को डीएनए में कॉपी कर दिया। लाइफ ने अपनी हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर ली। स्विच टू अ मोर स्टेबल सिस्टम। ओके, और दूसरा? सेकंड, ओरिजिन ऑफ अ मेम्ब्रेन। एक फैटी बबल, एक झिल्ली डीएनए के चारों तरफ बन गई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब तुम्हारे पास एक प्रोटोसेल है। और फाइनल स्टेप, सेल्यूलर स्टेज। यहाँ सीआर वोजे ने प्रोजिनोट का आइडिया दिया, एक हाइपोथेटिकल कॉमन एंसेस्टर सारी लाइफ का। इस प्रोजिनोट से 3 मेन डोमेन्स निकले, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, जिसमें हम आते हैं। और एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस भी यहीं फिट होता है। बिल्कुल, ये आइडिया है कि बड़े अर्ली सेल्स ने छोटे बैक्टीरिया को निगल लिया, पर उन्हें डाइजेस्ट करने की जगह उनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया। ये निगले हुए बैक्टीरिया ही आगे जाकर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउसेस और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट्स बने। एक आखिरी सवाल, क्या लाइफ स्पेस से आ सकती थी? द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन थ्योरी। वो एक्सोबायोलॉजी की फील्ड है। देखो, ये तो अनलाइकली है कि एक पूरा लिविंग सेल स्पेस की जर्नी सर्वाइव कर पाए, लेकिन हमें लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स जैसे ग्लाइसिन और फॉस्फेट्स मीटियोराइट्स पर मिले हैं, जैसे बोकोवेल्ड मीटियोराइट, और कॉमेट्स पर भी, जैसे 67P। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ के इंग्रेडिएंट्स अर्थ के लिए यूनिक नहीं है, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द कॉस्मोस। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि लाइफ एक सिंगल मैजिकल मोमेंट में नहीं बनी। इट वाज अ लॉन्ग मेसी स्टेप बाय स्टेप केमिकल प्रोसेस। एक गरम केओटिक अर्थ से पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ आए, उन्होंने खुद को कॉपी करना सीखा, एक प्रोटेक्टिव दीवार बनाई, एंड बैंग, द फर्स्ट सेल वाज बोर्न। दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। रेडी फॉर अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड, इससे सब लॉक हो जाएगा। लेट्स डू इट। वेट, एक बार जल्दी से याद दिलाइए, प्राइमेवल एटमॉस्फेयर और आज के एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? जो नहीं था, आज का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है। और वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने लैब में वो अर्ली कंडीशंस सिमुलेट करके अमीनो एसिड्स बनाए थे? वो थे S.L. मिलर, उनके 1953 के फेमस एक्सपेरिमेंट में, याद रखना। राइट। और ये ओपैरिन वर्सेस आइगन की डिबेट सिंपल शब्दों में ये किस बारे में थी? ये थी सेल्स फर्स्ट ओपेरिन वर्सेस जीन्स फर्स्ट आइगन, ओरिजिन का एक फंडामेंटल सवाल। एग्जैक्टली। अब वोसे ने जो वो हाइपोथेटिकल यूनिवर्सल एंसेस्टर प्रपोज किया था, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोजिनोट। गॉट इट। तो अगर कोई पूछे कि सारे केमिकल मैजिक के लिए एनर्जी कहाँ से आई, तो टॉप 3 सोर्सेस क्या थे? इजी, यूवी रेडिएशन, क्योंकि ओजोन लेयर नहीं थी, कांस्टेंट लाइटनिंग और वोल्केनोस से निकली हीट। ओके दोस्त, यहाँ पॉज करो। अब जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। द प्राइमेवल एटमॉस्फेयर वाज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, रिच इन मीथेन एंड अमोनिया, बट हैड नो फ्री ऑक्सीजन। प्रैक्टिस सेइंग, इन शॉर्ट,
लाइफ शुरू हुई केमिकल स्टेप्स की एक सीरीज से, जिसे अर्थ की रॉ एनर्जी ने पावर किया और ये सिंपल मॉलिक्यूल से सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्स तक पहुंची। याद रखना। चैप्टर 2 द प्रूफ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ओके, तो हमने थ्योरी तो सुन ली, बट साइंस नीड्स प्रूफ, है ना, एविडेंस। सो दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट द क्लूज जो एवोल्यूशन ने पीछे छोड़े हैं, जो प्रूव करते हैं कि ये एक फैक्ट है। इसके लिए कोई अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल है? हाँ बिल्कुल। एक डिटेक्टिव के बारे में सोचो जो क्राइम सीन पर है। उसे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, फुटप्रिंट्स मिलते हैं, एक टूटा हुआ बटन मिलता है। ये सब अलग अलग क्लूज हैं। राइट। लेकिन जब आप उन सबको एक साथ रखते हो तो वो एक साफ कहानी बताते हैं। ये एविडेंसेस भी बिल्कुल वही है, इवोल्यूशन की कहानी के अलग अलग क्लूज, अलग अलग फील्ड से। सो एज एन इंट्रोडक्शन ये समझना जरूरी है कि साइंस में थ्योरी का मतलब सिर्फ एक गेस नहीं होता। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी है, मतलब इट्स एन एक्सप्लेनेशन बैक्ड बाय अ माउंटेन ऑफ एविडेंस। एग्जैक्टली। 19th सेंचुरी में लोग मानते थे कि स्पीशीज फिक्स्ड है, कभी नहीं बदलती। तो इस आइडिया को चैलेंज करने के लिए साइंटिस्ट को जबरदस्त प्रूफ इकट्ठा करना पड़ा। चलो अब कोर लॉजिक में डाइव करते हैं। द एविडेंस फाइल्स। फर्स्ट इज एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसका मतलब है कि हम अलग-अलग स्पीशीज के बॉडी स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं और हमें एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी ऑफ प्लान मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक इंसान का हाथ, एक बैट का विंग, एक व्हेल का फ्लिपर और एक घोड़े का आगे का पैर। बाहर से सब कितने अलग दिखते हैं और अलग काम करते हैं, या बिल्कुल। बट अंदर हड्डियों का पैटर्न सेम है। एक अपर आर्म बोन, 2 फोरआर्म बोन्स, रिस्ट बोन्स और फिर फिंगर बोन्स। ये इतनी स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी है कि ये यही सजेस्ट करती है कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर के लिम्ब से इवॉल्व हुए हैं। गुड वन। नेक्स्ट अप, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ये एविडेंस मॉलिक्यूलर लेवल से आता है। सभी लिविंग थिंग्स, बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक, सेम बेसिक बायोकेमिकल्स यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और सबसे इंपॉर्टेंट, सबके डीएनए में सेम जेनेटिक कोड है। और हम सब एनर्जी के लिए एटीपी यूज करते हैं। एग्जैक्टली। द फैक्ट कि हम सब सेम बेसिक सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, ये एक शेयर्ड ओरिजिन की तरफ इशारा करता है। ओके, दिस नेक्स्ट वन इज माय फेवरेट, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अगर तुम एक इंसान, एक मछली, एक कछुए और एक चिकन के बहुत अर्ली एम्ब्रियोज को देखो, तो वो शॉकिंगली सिमिलर दिखते हैं। अच्छा। हाँ, सबके पास शुरू में गिल स्लिट्स होती हैं और एक टेल भी। इसे रिकैप्सुलेशन थियरी कहते हैं। द आइडिया दैट एन ऑर्गेनिजम्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ऑन्टोजनी, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइलोजेनी को दोहराती है। हमारा अंदर का फिश दिख जाता है। इट्स ट्रूली अमेजिंग। फिर आते हैं एविडेंसेस फ्रॉम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की साइंस है। हम ऑर्गेनिजम्स को उनके कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पर ग्रुप करते हैं। जैसे ह्यूमंस, टाइगर्स, व्हेल्स सब मैमल्स हैं, क्योंकि हम सबके पास हेयर हैं और हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। राइट। ये जो क्लासिफिकेशन का हायरार्किकल सिस्टम है, ये नेचुरली एक ट्री जैसा पैटर्न बनाता है। और ये वही पैटर्न है जो आप एक्सपेक्ट करोगे अगर सारी लाइफ एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हो, द फैमिली ट्री ऑफ लाइफ। और ज्योग्राफी, क्या उससे भी कुछ क्लूज मिलते हैं? Oh, absolutely. That's evidences from geographical distribution. Generally, जो स्पीशीज आपस में रिलेटेड होती हैं, वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में मिलती हैं। कैंगरूज और कोआलास सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। राइट। डार्विन की फिंचेस भी तो इसी का एग्जांपल थे। बिल्कुल। डार्विन ने देखा कि गैलापागोस आइलैंड्स पर जो फिंचेस थीं, वो साउथ अमेरिकन मेनलैंड की फिंचेस से मिलती जुलती थीं, यूरोप या अफ्रीका की बर्ड से नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूशन तभी सेंस बनाता है अगर स्पीशीज एक जगह ओरिजिनेट होती हैं और फिर फैलकर अडेप्ट करती हैं। ओके, अगला वाला तो आई थिंक स्मोकिंग गन है, राइट? साइटोजेनेटिक एविडेंसेस, हमारे क्रोमोसोम से एविडेंस। दिस इज द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, राइट, इनसाइड आवर सेल्स। ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, टोटल 46। हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और ओरंगुटान्स, उनके पास 24 पेयर्स हैं, टोटल 48। हाँ, तो हमारा एक पैर कहाँ गया? द इनक्रेडिबल आंसर इज कि ह्यूमन क्रोमोसोम 2 असल में 2 अलग अलग एप क्रोमोसोम्स का फ्यूजन है। उनके क्रोमोसोम 12 और 13 जुड़कर हमारा एक क्रोमोसोम बनाते हैं। आप उस क्रोमोसोम में फ्यूजन पॉइंट, एक्स्ट्रा सेंट्रोमियर, सब कुछ देख सकते हो। वाओ, दैट इज डेफिनेटिव प्रूफ, अनडिनाइबल। आखिरी इम्यूनोलॉजिक एविडेंसेस क्या है? ये बेसिकली रिश्तेदारी का एक मॉलिक्यूलर ब्लड टेस्ट है। साइंटिस्ट इंसान का ब्लड प्रोटीन एल्ब्यूमिन लेते हैं और उसे एक रैबिट में इंजेक्ट करते हैं। रैबिट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। ओके। फिर वो उन एंटीबॉडीज को लेते हैं और अलग अलग एनिमल्स के ब्लड सीरम के साथ मिक्स करते हैं। एंटीबॉडीज उस प्रोटीन से सबसे ज्यादा रिएक्ट करती हैं जो ह्यूमन प्रोटीन से सबसे ज्यादा सिमिलर हो। और रिजल्ट्स? रिजल्ट्स अमेजिंग है। वो चिंपैंजी सीरम के साथ 95% रिएक्ट करती है, मतलब बहुत क्लोज रिलेशनशिप। लेकिन कैंगरू सीरम के साथ सिर्फ 8%। ये क्वांटिटेटिवली मेजर करता है कि हम कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। सो द कंक्लूजन इज क्लियर, ये सारे अलग-अलग एविडेंस, एनाटॉमी, डीएनए, ज्योग्राफी सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रिसाइसली, दे ऑल पॉइंट टुवर्ड्स कॉमन डिसेंट। ये ऐसा है जैसे एक कोर्ट केस में कई अलग अलग गवाह जो आपस में मिले भी नहीं, सब एक ही कहानी सुना रहे हों। इससे एवोल्यूशन का केस रॉक सॉलिड हो जाता है। टाइम फॉर अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड। वो इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट कूल था, तो जितना ज्यादा परसेंटेज रिएक्शन उतना क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट? यस, एब्सोल्युटली। ये प्रोटीन सिमिलैरिटी का डायरेक्ट मेजर है। और उस थ्योरी का कैची नाम क्या था कि हमारे एम्ब्रियोज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिप्ले करते हैं? दैट्स द रिकैपिचुलेशन थ्योरी, जिसे बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। ओके, और वो बड़ा वाला डीएनए क्लू, कौन सा ह्यूमन क्रोमोसोम 2 एप क्रोमोसोम्स का फ्यूजन है? वो है फेमस क्रोमोसोम 2, द स्मोकिंग गन। परफेक्ट।
अगर मैं कहूं कि एक इंसान का हाथ और एक बैट का विंग अलग अलग फंक्शन के बावजूद अंदर से उनका बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो ये किस तरह का एविडेंस है? That's a classic example of comparative anatomy, specifically showing homologous structures. ब्रिलियंट। तो ये सारे एविडेंसेस एक ही पावरफुल आइडिया की तरफ पॉइंट करते हैं, वो क्या है? They all point to common descent from a common ancestor. चलो अब ये लाइन प्रैक्टिस करो। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन कम्स फ्रॉम एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स। प्रैक्टिसिंग In short, multiple independent lines of evidence, fossil से लेकर DNA तक, evolution by common descent की थियरी को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं। समझे? चैप्टर 3, द फर्स्ट बिग आइडिया, लमार्किज्म। ओके, तो डार्विन से पहले अ रेवोल्यूशनरी थिंकर वाज जॉन बैप्टिस्ट लमार्क। उनका आइडिया सिंपल था, एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जो ट्रेट्स एक्वायर करता है वो उन्हें अपने बच्चों को पास ऑन कर सकता है। बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड योर किड्स इनहेरिट योर परफेक्शन। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइए, आसान लगेगा। बिल्कुल। इमेजिन एक ब्लैकस्मिथ है, एक लोहार, जो दिन रात भारी हथौड़े चलाकर सुपर स्ट्रॉन्ग आर्म्स डेवलप कर लेता है। लमार्क के अकॉर्डिंग उसके बच्चे नेचुरली ही स्ट्रॉन्ग आर्म्स के साथ पैदा होंगे क्योंकि उनके फादर ने वो ट्रेट एक्वायर किया था। सो एज एन इंट्रोडक्शन हमें लमार्क को एक पायनियरिंग थिंकर की तरह देखना चाहिए। भले ही उनकी थियोरी ज्यादातर गलत निकली, बट ही वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ कंप्लीट कोहेसिव थियोरी फॉर हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। बिल्कुल। और बैकग्राउंड के लिए ये बात 1809 की है, डार्विन से पूरे 50 साल पहले। उस टाइम ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था क्योंकि सब मानते थे कि स्पीशीज फिक्स्ड है, कभी बदल नहीं सकती। लमार्क वाज अ ट्रू विजनरी इन दैट सेंस। ओके, लेट्स अनपैक द कोर लॉजिक। लमार्क के 4 पोस्टुलेट्स क्या थे? उनके 4 मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट, थियरी ऑफ इलान वाइटल और इनर अर्ज। लमार्क को लगता था कि सारे लिविंग थिंग्स के अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है टू बिकम बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, एन इनर ड्राइव। हाँ। सेकंड, एनवायरमेंटल प्रेशर एंड स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन। उनका सोचना था कि जब एनवायरमेंट बदलता है तो ऑर्गेनिज्म को एक नीड या वांट महसूस होती है एक नए फीचर की, और ये जरूरत ही एक नया ऑर्गन बना देती है। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। थर्ड, सबसे फेमस, थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। जो ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म ज्यादा यूज करेगा वो स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो जाएगा, और जिसे यूज नहीं करेगा वो धीरे धीरे छोटा होकर गायब हो जाएगा, यानी एट्रोफी। राइट। और फोर्थ, द मेन मैकेनिज्म, थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो भी चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, जैसे ब्लैकस्मिथ के स्ट्रॉन्ग आर्म्स, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाते हैं। और इसके क्लासिक एग्जांपल्स है जिराफ की नेक और सांप के पैर। राइट। एग्जैक्टली। लमार्क ने कहा कि जिराफ्स की गर्दन इसलिए लंबी हुई क्योंकि उनके एंसेस्टर्स हमेशा ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए स्ट्रेच करते रहते थे। इस स्ट्रेचिंग से उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हुई और ये अक्वायर्ड लंबी गर्दन आगे पास होती गई। और सांप? स्नेक्स के लिए उन्होंने कहा कि उनके एंसेस्टर्स बिलों में रहते थे और अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए वो धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन फिर इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस आया। व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट लमार्किज्म? सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था वाइजमैन्स म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट। ऑगस्ट वाइजमैन ने 20 से ज्यादा जनरेशंस तक चूहों की पूंछें काटी। ओह, पूर माइंस। हाँ, लमार्क के हिसाब से धीरे धीरे बच्चे छोटी पूंछ या बिना पूंछ के पैदा होने चाहिए थे, बट हर एक जनरेशन बिल्कुल नॉर्मल लंबी पूंछ के साथ पैदा हुई। इससे साबित हुआ कि अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे म्यूटिलेशंस इनहेरिट नहीं होते। राइट। ईयर पियर्सिंग या नोज पियर्सिंग, वो भी तो इनहेरिट नहीं होता। बिल्कुल। बट यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी हुए जो लमार्क को सपोर्ट करते हुए लगे, और यहाँ से करंट कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समनर्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सफेद चूहों को गर्म टेम्परेचर में पाला, उनके बॉडीज बड़े हो गए और ये ट्रेड उनके बच्चों में कुछ जनरेशंस तक पास ऑन भी हुआ। या फिर मैकडोगल्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने रैट्स को एक मेज से निकालना सिखाया। उन्होंने पाया कि अगली जनरेशंस ने मेज सॉल्व करने में कम गलतियां की, जैसे उन्हें लर्निंग इनहेरिट हो रही हो। वाओ, तो फिर मॉडर्न टेक क्या है इस पर? एपिजेनेटिक्स कहाँ फिट होता है? दिस इज द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। हम पहले सेंट्रल डॉगमा में बिलीव करते थे, इन्फॉर्मेशन एक ही तरफ जाती है, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन। राइट। पर फिर हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जैसी चीजें डिस्कवर की जो आरएनए से डीएनए बना सकती है, और अब हमारे पास एपिजेनेटिक्स की पूरी फील्ड है। इसका कोर आइडिया है योर जीन्स आर नॉट योर डेस्टिनी। मतलब आपका एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल आपके डीएनए पर केमिकल टैग्स लगा सकते हैं जो जीन्स को ऑन या ऑफ करते हैं बिना डीएनए सीक्वेंस को बदले। और अहम किकर ये है, कभी कभी ये एपिजेनेटिक टैग्स इनहेरिट हो सकते हैं। इसका कोई सॉलिड एग्जांपल है? हाँ, सबसे फेमस है अगूटी माइस एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट के पास मोटे पीले रंग के चूहे थे जो बीमारियों के शिकार थे। जब उन्होंने प्रेग्नेंट अगूटी माइस को एक स्पेशल विटामिन रिच डाइट दी तो उनके जीन्स पर एपिजेनेटिक टैग्स बदल गए। और बच्चे? उनके बच्चे पतले ब्राउन रंग के और हेल्दी पैदा हुए, जबकि उनका डीएनए सीक्वेंस बिल्कुल सेम था, और ये चेंज आगे इनहेरिट भी हुआ। तो लमार्क मैकेनिज्म के बारे में गलत थे, बट ये आइडिया कि एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ एक्सपीरियंसेस उसके बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं वो अब वापस आ रहा है। सो इन कंक्लूजन लमार्क एक फ्लॉड जीनियस थे। परफेक्ट वे टू पुट इट। लमार्किज्म एज अ थ्योरी फेल हो गई क्योंकि उसके पास इनहेरिटेंस का कोई सॉलिड मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन लमार्क का भूत अभी भी आसपास है, एपिजेनेटिक्स के दरवाजे से झांक रहा है और हमें याद दिला रहा है कि इनहेरिटेंस शायद उतना सिंपल नहीं जितना हम सोचते थे। क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। लमार्क का सबसे फेमस एग्जांपल जिराफ स्नेक।
उनका एक्सप्लेनेशन क्या था फिर से? कि उन्होंने अपनी गर्दन को एक्टिवली स्ट्रेच किया ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए, और ये एक्वायर्ड लंबी गर्दन आगे पास ऑन हो गई। और वो कौन थे जिन्होंने चूहों की पूंछें काटकर उन्हें डिस्प्रूव किया? वो थे जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वाइसमैन। आज की कौन सी मॉडर्न साइंस की फील्ड है जो सजेस्ट करती है कि लमार्क शायद थोड़े सही थे? वो फैसिनेटिंग फील्ड है एपिजेनेटिक्स। लमार्क की थ्योरी के 4 मेन पार्ट्स थे। उस पार्ट को क्या कहते हैं जिसमें ऑर्गन्स यूज से स्ट्रांग और डिसयूज से वीक हो जाते हैं? दैट इज द थियोरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। और सबसे बड़ा, द कोर आइडिया, जब लाइफ में गेन किए गए ट्रेड्स आगे पास ऑन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेट्स प्रैक्टिस दिस वन। बोलो। Lamarck's theory was based on the inheritance of acquired characters like use and disuse. Practice. इन शॉर्ट, लमार्क ने प्रपोज किया कि लाइफ में अक्वायर किए गए ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं, एक आइडिया जो मोस्टली डिस्प्रूव हो चुका है, लेकिन मॉडर्न साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स में उसकी एक हल्की सी फैसिनेटिंग सी गूंज सुनाई देती है। Chapter 4. The Game Changer. Darwin's Theory of Evolution. एंड नाउ द बिग वन, चार्ल्स डार्विन। इनका आइडिया लमार्क से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। ये वांट या नीड के बारे में नहीं था, ये सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के बारे में था। बेसिकली नेचर सिलेक्ट्स द विनर्स। इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। इमेजिन एक जंगल में डेयर की एक पॉपुलेशन है। कुछ नेचुरली थोड़े स्लो है और कुछ नेचुरली थोड़े फास्ट है। वेरिएशन है। जब एक प्रेडेटर जैसे टाइगर अटैक करता है तो कौन ज्यादा पकड़ा जाएगा? Obviously the slower ones. राइट? और कौन सर्वाइव करेगा? द फास्टेस्ट वंस। तो आगे रिप्रोड्यूस भी वही करेंगे और अपने फास्ट जीन्स अपने बच्चों को देंगे। ओवर मेनी जनरेशंस पूरी डेयर पॉपुलेशन ऑन एवरेज फास्ट हो जाएगी। नेचर ने स्पीड के लिए सिलेक्ट किया। दैट्स नेचुरल सिलेक्शन। For an introduction, we have to talk about Darwin की वो epic 5 साल की जर्नी on the ship HMS Beagle. उस सफर ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। एब्सोल्युटली। और उनकी सोच को शेप करने वाले कई बैकग्राउंड फैक्टर्स थे। पहला, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उन्होंने देखा कि जो नई एफिशिएंट इंडस्ट्रीज है वो पुरानी इंडस्ट्रीज को आउट कम्पीट कर रही हैं। ये नेचर में कंपटीशन का एक मेटाफर था। अच्छा। दूसरा, मैल्थस's एसे ऑन पॉपुलेशन। मैल्थस ने लिखा था कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती है पर फूड सप्लाई एरिथमेटिकली। इससे एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता ही होता है। डार्विन ने ये पढ़ा और उन्हें एक यूरिका मूवमेंट हुआ। और जो डीप टाइम का आइडिया भी इंपॉर्टेंट था, है ना? हाँ, वो था अ जियोलॉजिस्ट चार्ल्स लायल्स थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। लायल ने कहा कि अर्थ धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेसेस से बदली है लाखों सालों में। इससे डार्विन को डीप टाइम का गिफ्ट मिला। एवोल्यूशन को काम करने के लिए टाइम चाहिए था। और अल्फ्रेड रसल वॉलिस की कहानी भी है। हाँ, ये एक ग्रेट स्टोरी है। अल्फ्रेड रसल वॉलिस एक नेचुरलिस्ट जो मलेशिया में काम कर रहे थे। उन्होंने इंडिपेंडेंटली बिल्कुल सेम आइडिया सोचा, नेचुरल सिलेक्शन का। उन्होंने अपना पेपर डार्विन को भेजा, जिससे डार्विन ने फाइनली 20 साल बाद अपना काम पब्लिश किया। Wow, so he was almost scooped? ऑलमोस्ट। और पांचवां सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस, फौना ऑफ द गैलापागोस आइलैंड्स। दिस वाज द की। उन्होंने देखा कि हर आइलैंड पर फिंचेस की अपनी यूनिक स्पीशीज थी। उनकी बीक्स अलग अलग शेप की थी। उनके आइलैंड पर जो स्पेसिफिक फूड था उसके लिए परफेक्टली अडेप्टेड। यही वो स्पार्क थी। ओके, चलो कोर लॉजिक को अनपैक करते हैं। डार्विन की थ्योरी को हम 4 मेन पिलर्स में तोड़ सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। पहला है ए, ओवर प्रोडक्शन। हर स्पीशीज जरूरत से कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करती है। एक ऑयस्टर साल में 500 मिलियन अंडे दे सकती है। 500 मिलियन? हाँ, लेकिन ज्यादातर मर जाते हैं, जिससे हम आते हैं दूसरे पिलर पर, बी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए हमेशा कंपटीशन होता है। ये इंट्रास्पेसिफिक हो सकता है, सेम स्पीशीज के बीच जो सबसे फियर्स होता है, इंट्रास्पेसिफिक अलग अलग स्पीशीज के बीच, या स्ट्रगल अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, सर्दी गर्मी से बचना। थर्ड पिलर इज सी, वेरिएशन। राइट। किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल नहीं होते। साइज, कलर, स्पीड में वेरिएशंस होते हैं। डार्विन को इसका सोर्स नहीं पता था। उन्हें जीन्स या म्यूटेशंस के बारे में नहीं पता था, बट ही ऑब्जर्व्ड इट एज अ फैक्ट। और ये सब आकर मिलता है चौथे और सबसे फेमस पिलर पर, डी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जिन इंडिविजुअल्स के पास हेल्पफुल वेरिएशंस होते हैं वो सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने के ज्यादा लाइकली होते हैं। वो फिटर होते हैं और वो अपने विनिंग ट्रेड्स अपने बच्चों को पास करते हैं। और यहाँ फिटनेस का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट या फास्टेस्ट नहीं है, राइट? नॉट एट ऑल। इसका मतलब है बेस्ट अडेप्टेड टू द करंट एनवायरनमेंट। और सबसे जरूरी, ये अडेप्टेशन और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं। जो जिंदा रहता है पर बच्चे पैदा नहीं करता, उसकी फिटनेस 0 है। असली विनर वो है जो सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है। डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की भी बात की थी। हाँ, ये एक पावरफुल आर्ग्यूमेंट था। डार्विन ने कहा कि इंसान ये सदियों से कर रहे हैं। हम अपने क्रॉप्स और एनिमल्स में डिजायरेबल ट्रेट्स सेलेक्ट करते हैं। हमने एक वुल्फ एंसेस्टर से सैकड़ों डॉग ब्रीड्स बना दी, सिर्फ अपनी पसंद के ट्रेट सेलेक्ट करके। डार्विन का पॉइंट था, अगर इंसान कुछ 100 सालों में इतना चेंज ला सकते हैं, तो सोचो नेचर लाखों सालों में क्या कर सकती है। और सेक्सुअल सिलेक्शन, वो हमेशा सर्वाइवल के बारे में नहीं होता। करेक्ट। कभी कभी ये एक मेट को अट्रैक्ट करने के बारे में होता है। पीकॉक की शानदार पोज इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। वो पोज सर्वाइवल के लिए एक बोझ है, भारी है, आसानी से दिख जाती है। तो फिर सिलेक्ट क्यों हुई? क्योंकि फीमेल्स उन मेल्स को प्रेफर करती हैं जिनकी पूंछ सबसे बड़ी और सुंदर हो, तो वो ट्रेट सेलेक्ट हो जाता है, भला ही वो सर्वाइवल के लिए बुरा हो, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के लिए ऑसम है।
और उनका एक गलत आइडिया भी था इनहेरिटेंस के बारे में, थियोरी ऑफ पैनजेनेसिस। हाँ, वो उनका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। उन्होंने सोचा कि बॉडी का हर ऑर्गन पैंजीन्स नाम के पार्टिकल्स बनाता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक जाकर बच्चों में ब्लेंड हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत था, पर इट शोज कि वो हेरिडिटी के सवाल से कितना स्ट्रगल कर रहे थे। सो द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, डार्विन ने हमें एवोल्यूशन का मैकेनिज्म दिया, नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने दिखाया कि लाइफ स्टैटिक नहीं है। दिस आइडिया ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। इन कंक्लूजन, डार्विन्स थ्योरी वाज ब्रिलियंट और आज भी बायोलॉजी की फाउंडेशन है। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। उन्हें ये नहीं पता था कि वेरिएशन आती कहाँ से है और इनहेरिट कैसे होती है। उसके लिए दुनिया को ग्रेगो मेंडल के काम के रीडिस्कवर होने का इंतजार करना पड़ा। और जब डार्विन और मेंडल मिले, तब बना नियो डार्विनिज्म। टाइम फॉर अ क्विक क्विज। गैलापागोस आइलैंड की बर्ड्स डार्विन के लिए की थी। उनकी बीक्स में क्या स्पेशल था? उनकी बीक्स हर आइलैंड पर अवेलेबल डिफरेंट फूड सोर्सेज के लिए यूनिकली अडेप्टेड थी। डार्विन की थ्योरी के 4 मेन पिलर्स हैं, नाम बता सकते हो? Of course, overproduction, struggle for existence, variation, and survival of the fittest. डार्विन उस प्रोसेस को क्या कहते थे जिसमें इंसान स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए एनिमल्स या प्लांट्स को ब्रीड करते हैं? उसे वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते थे। डार्विन की थ्योरी में उनका सबसे बड़ा वीकनेस या ब्लाइंड स्पॉट क्या था? उन्हें इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स का मैकेनिज्म नहीं पता था। That was the missing piece. और ये आइडिया कि पीकॉक्स की फैंसी टेल्स सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, ये किस थ्योरी के अंडर आता है? That is a classic example of sexual selection. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। Darwin's theory of evolution is driven by natural selection, leading to the survival of the fittest. Practicing? In short, डार्विन ने प्रपोज किया कि नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन के अंदर रैंडम वेरिएशंस पर काम करता है, जिससे बेस्ट अडेप्टेड इंडिविजुअल्स सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। Chapter 5. The modern synthesis, Neo-Darwinism. ओके, फाइनल चैप्टर। नियो डार्विनिज्म क्या है? बेसिकली ये है डार्विन्स थ्योरी 2.0। ये मॉडर्न सिंथेसिस है जहां हम डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन को मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ जोड़ते हैं। फाइनली हमें पूरी पिक्चर मिलती है। I like the sound of that. एक रियल लाइफ एग्जांपल दो। इमेजिन डार्विन ने एक ऑसम कार डिजाइन की, वो है नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन उन्हें इंजन कैसे काम करता है ये नहीं पता था। नियो डार्विनिज्म तब हुआ जब साइंटिस्ट ने इंजन का पता लगाया, जेनेटिक्स। उन्होंने हुड खोला और समझा कि वेरिएशन फ्यूल कैसे बनता है और आगे पास ऑन ट्रांसमिशन कैसे होता है। So for an introduction, setup simple है। Darwinism needed an upgrade. 20th century में जीन्स, डीएनए और म्यूटेशंस की डिस्कवरी ने पजल के मिसिंग पीसेस दे दिए। एग्जैक्टली। चलो कोर लॉजिक में चलते हैं। नियो डार्विनिज्म को 3 मेन पिलर से समझ सकते हैं: वेरिएशन, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। सबसे पहले चेंज के अल्टीमेट सोर्स कोड की बात करते हैं, आई, द कॉजेज ऑफ वेरिएशन। और सारे नए ट्रेड्स का अल्टीमेट सोर्स है म्यूटेशंस, राइट? डीएनए कोड में रैंडम चेंजेस। करेक्ट। म्यूटेशंस एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। ये जीन लेवल पर छोटे हो सकते हैं। एक साइलेंट म्यूटेशन कुछ नहीं करता। एक मिससेंस म्यूटेशन एक अमाइनो एसिड बदल देता है, जैसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन में होता है। एक नॉनसेंस म्यूटेशन प्रोटीन को छोटा कर देता है। और सबसे डेडली अक्सर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, जो पूरे जीन की रीडिंग को खराब कर देता है। लेकिन सिर्फ म्यूटेशन ही वेरिएशन का सोर्स नहीं है, राइट? रिकॉम्बिनेशन का क्या? गुड पॉइंट। रिकॉम्बिनेशन नए जीन्स नहीं बनाता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये दोनों पेरेंट्स के एग्जिस्टिंग जीन्स को एक डेक ऑफ कार्ड्स की तरह शफल कर देता है। इससे बच्चों में ट्रेड्स के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और इससे भी बड़े चेंजेस हैं, क्रोमोसोमल वेरिएशंस। यस, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे डिलीशन, ड्यूप्लिकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन, जिसमें एक क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे पर जुड़ जाता है। हमारा ह्यूमन क्रोमोसोम 2 का बनना एक ट्रांसलोकेशन इवेंट का ही एग्जाम्पल है। या फिर ये न्यूमेरिकल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे एन्यूप्लॉइडी, एक एक्स्ट्रा या मिसिंग क्रोमोसोम, जिससे डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशंस होती हैं। ओके, तो वेरिएशन जनरेट हो गई। अब दूसरा पिलर, हाँ। द रोल ऑफ सिलेक्शन इन इवोल्यूशन। नेचर चूज कैसे करती है? सिलेक्शन अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये एवरेज इंडिविजुअल्स को फेवर करता है और एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट करता है। बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बेबी का बर्थ वेट। बहुत छोटे या बहुत बड़े बेबीज का सर्वाइवल रेट कम होता है। एवरेज वेट फिटेस्ट है। फिर है डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये तब होता है जब एनवायरनमेंट बदलता है और एक एक्सट्रीम नया एडवांटेज बन जाता है। यस, क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ्स का। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। रेवोल्यूशन से पहले पेड़ हल्के रंग के थे तो सफेद मॉथ्स बचते थे, काले मॉथ्स पकड़े जाते थे। राइट। रेवोल्यूशन के बाद पोल्यूशन से पेड़ काले हो गए, अब काले मॉथ्स बचने लगे और सफेद वाले पकड़े जाने लगे। पॉपुलेशन का कलर एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। और तीसरा टाइप है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ये इंटरेस्टिंग है। ये दोनों एक्सट्रीम्स को फेवर करता है और एवरेज को सिलेक्ट अगेंस्ट करता है। इससे एक पॉपुलेशन 2 ग्रुप्स में टूट सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अफ्रीकन बटरफ्लाई 2 अलग अलग जहरीली बटरफ्लाइज की नकल करती है बचने के लिए। जो एवरेज दिखती हैं वो मारी जाती हैं। फाइनली, रिलैक्स सिलेक्शन क्या है? ये तब होता है जब सिलेक्शन प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हार्मफुल ट्रेट्स भी पॉपुलेशन में बने रहते हैं। यहाँ एक की कॉन्सेप्ट है हेटेरोजाइगोट एडवांटेज। मतलब एक कॉपी है तो आपको अनीमिया भी नहीं होता और आप मलेरिया से रेजिस्टेंट होते हो। वाओ, दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज इन मलेरिया प्रोन एरियाज। बिल्कुल। और कल्चरल अडेप्टेशन भी रिलैक्स्ड सिलेक्शन का एक फॉर्म है। मॉडर्न मेडिसिन हमें उन जीन्स के साथ सर्वाइव करने देती है जो पहले एलिमिनेट हो जाते, जैसे कमजोर आंखों या डायबिटीज के जीन्स। और ये हमें तीसरे और आखिरी पिलर तक लाता है, 3 आइसोलेशन। एक नई स्पीशीज बनाने के लिए आपको 2 पॉपुलेशंस के बीच जीन फ्लो रोकना पड़ता है। ये है आइसोलेशन।
इमेजिन स्क्विरल्स की एक पॉपुलेशन एक नदी या पहाड़ से अलग हो जाती है। जियोग्राफिक आइसोलेशन। हजारों साल में वो अलग अलग म्यूटेशंस जमा करते हैं और अलग अलग अडेप्ट करते हैं। और फिर इवेंचुअली वो इतने अलग हो जाते हैं कि अगर नदी सूख भी जाए तो वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। उन्होंने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अचीव कर लिया है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पीसिएशन। सो द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज दैट नियो डार्विनिज्म ही सारी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है। एब्सोल्युटली। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस समझने से लेकर कोविड-19 जैसे वायरसेस के एवोल्यूशन को ट्रैक करने तक और इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के कंजर्वेशन जेनेटिक्स तक, सब कुछ इन्हीं कोर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। सो देयर यू हैव इट, द कंप्लीट स्टोरी फॉर नाउ। रैंडम केमिकल रिएक्शन से लेकर आज की इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ तक सब कुछ सिंपल पावरफुल रूल से चलता है। इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी, ये लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम फॉर द फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग। नियो डार्विनिज्म दो बड़े आइडियाज का सिंथेसिस है। वो क्या है? डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स। सारे नए जेनेटिक वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स क्या है? The one and only ultimate source is mutation. इंग्लैंड में मॉथ्स का पोल्यूशन के कारण रंग बदलना, ये किस टाइप के सिलेक्शन का एग्जाम्पल है? That's a classic case of directional selection. मलेरिया प्रोन एरियाज में सिकल सेल जीन की एक कॉपी होना एक एडवांटेज है। इस फिनोमेनॉन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं heterozygote advantage. और आखिर में एक नई स्पीशीज बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके लिए आइसोलेशन जरूरी है? That process is called speciation. चलो, द फाइनल प्रैक्टिस लाइन। नियो डार्विनिज्म एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन थ्रू जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। प्रैक्टिसिंग। In short, neo-Darwinism genetics को natural selection के साथ integrate करके एक comprehensive और powerful explanation देता है कि life कैसे evolve होती है। वाओ, व्हाट अ जर्नी यार। हमने शुरू किया फ्रॉम द फर्स्ट मॉलिक्यूल और हम पहुंच गए हैं एवोल्यूशन के मॉडर्न सिंथेसिस तक। दिस वाज आवर डीप एक्सप्लोरेशन इनटू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, फ्रॉम द फर्स्ट मॉलिक्यूल टू मॉडर्न सिंथेसिस। चलो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा दोस्त। फर्स्ट, हमने देखा कि लाइफ शायद सिंपल केमिकल से एक प्रिमिटिव एनर्जी रिच अर्थ पर शुरू हुई, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। देन हमने उस पहाड़ जैसे एविडेंस को देखा, एनाटॉमी से लेकर हमारे अपने डीएनए में एक स्मोकिंग गन तक, जो साबित करता है कि एवोल्यूशन एक रियलिटी है। हमने लमार्किज्म को एक्सप्लोर किया, पहली मेजर एवोल्यूशनरी थ्योरी, और देखा कि कैसे उसका कोर आइडिया एपिजेनेटिक्स की साइंस में एक नई सरप्राइजिंग लाइफ जी रहा है। बिल्कुल। हमने डार्विन्स रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में डीप डाइव किया, जिसने हमें इवोल्यूशनरी चेंज का कोर मैकेनिज्म दिया। और आखिर में हमने सब कुछ एक साथ रखा नियो डार्विनिज्म के साथ, द मॉडर्न थ्योरी, जो डार्विन और जेनेटिक्स को जोड़कर हमें पूरी पिक्चर देती है। नाउ इट्स योर टर्न टू बी द एक्सपर्ट। अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को ये 6 चीजें समझाने की कोशिश करो। पहला, मिलर उरे एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया। दूसरा, ह्यूमन क्रोमोसोम 2 के बारे में स्पेशल क्या है। तीसरा, लमार्क के जिराफ एग्जाम्पल और डार्विन के जिराफ एग्जाम्पल में क्या फर्क है। चौथा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या है और ये किस टाइप का सिलेक्शन है। पांचवा, सिकल सेल ट्रेट एक हार्मफुल जीन होते हुए भी क्यों एग्जिस्ट करता है। और छठा, एक नई स्पीशीज बनने के लिए आइसोलेशन क्यों जरूरी है। और ये रहा आपके लिए एक सिंपल सा चैलेंज, अपने आसपास देखो, क्या आपको किसी भी लिविंग थिंग में वेरिएशन का एक एग्जाम्पल मिल सकता है, एक प्लांट, एक एनिमल या इंसानों में ही। और सोचो, उस वेरिएशन पर पास्ट या प्रेजेंट में किस तरह का सिलेक्शन प्रेशर काम कर रहा होगा। थोड़ा सोच लो। That was an epic session, दोस्त। अगर तुम्हारे दिमाग के सर्किट्स अभी तक फ्यूज नहीं हुए हैं and you want more such deep explorations, then what are you waiting for? Subscribe now. Comment below with your biggest aha moment from today's discussion and share this with everyone who loves to learn. मिलते हैं अगले डीप डाइव में। Keep questioning, keep learning.